फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, क्या क्या टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, डेफिसिट किस किस प्रकार के होते हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स लाइक रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, CRR SLR, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। तो अगर हमने बजट को अंडरस्टैंड कर लिया, बजट के कंपोनेंट्स हमने समझ लिए, हम काफ़ी हद तक ये समझ लेंगे कि आखिर फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। अगर आप दोस्तों गाड़ी खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, ज़मीन खरीद रहे हो, तो ये सब क्या है? इधर वाली साइड क्या है? जहां से पैसा मिल रहा है। इधर वाली साइड है जहां से पैसा बाहर जा रहा है। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको अपने आप से बस दो ही सवाल पूछने हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म डिसइन्वेस्टमेंट? हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। एंड आज हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा रिगार्डिंग योर फिस्कल पॉलिसी। अब दोस्तों बात करें इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो ये चैप्टर अपने आप के अंदर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली UPSC एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, क्या क्या टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, डेफिसिट किस किस प्रकार के होते हैं, ये बहुत सारी अलग अलग डायमेंशंस हैं जो हमें आज के सेशन में कवर करनी है। तो इंश्योर ये करना स्टार्टिंग से लेके अंत तक आप साथ साथ में इस लेक्चर को देखते रहिएगा। एंड आई एम श्योर कि एट द एंड ऑफ द सेशन आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं फिस्कल पॉलिसी के रिगार्डिंग वो सारे के सारे आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर PW, यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप में से जो बच्चे हमारे साथ प्रारंभ बैच के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली 2028 का जो प्रारंभ बैच है वो स्टार्ट हो गया है। दोस्तों प्रारंभ बैच एक ऐसा बैच है जिसने पिछले कई सालों में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ते हैं एंड एक स्टेप बाय स्टेप उनको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है इस UPSC एग्जाम की। पहले ईयर के अंदर आपका फाउंडेशन रेडी हो जाता है, दूसरे साल में हम आपकी एडवांस प्रिपरेशन कराते हैं एंड तीसरे ईयर के अंदर आपकी बहुत शानदार प्रैक्टिस और रिवीजन कराई जाती है ताकि इस एग्जाम की पूरी डिमांड आपकी मीटअप हो पाए, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे ना आए। तो प्रारंभ एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की देता है। तो जो भी बच्चे 2028 की तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली उनके लिए प्रारंभ बैच बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। चलिए दोस्तों ये सब बातें तो हो गई, अब आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली बात कि आखिर इस वर्ड का मीनिंग क्या है। व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय दिस टर्म फिस्कल पॉलिसी? देखो पॉलिसी हमने पता है, हमें नीति को बोलते हैं, कोई भी पॉलिसी होती है। और हमने इनफैक्ट ना एक टॉपिक भी डिस्कस किया था मनी एंड बैंकिंग का, वहां मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझाया था कि आखिर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, राइट। उसमें हमने चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है या जो हम बात करते हैं आपके RBI की, राइट, जो RBI सेंट्रल बैंक है, जो हमारी पॉलिसी बनाता है सेंट्रल बैंक, उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी का नाम देते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें सरकार की पॉलिसी की, कि जो पॉलिसी सरकार बनाती है, जो गवर्नमेंट बनाती है, उसको हम बोल देते हैं अपना फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो जो आपका सेंट्रल बैंक RBI बनाएगा वो मॉनेटरी पॉलिसी में पार्ट बन जाएगा और हमारी सरकार जो पॉलिसी बनाएगी वो हमारा आपका फिस्कल पॉलिसी का पार्ट बनेगा। अब हमने जब मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस किया था, वी डिस्कस्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स लाइक रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, CRR SLR, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी। बट अगर मैं बात करूं दोस्तों फिस्कल पॉलिसी की, तो प्लीज इसमें समझना कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो हमें मेन चीजें पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए रिगार्डिंग योर टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। आप लोग नोटिस करते हो कि सरकार काफी सारी चीजों में पैसा खर्च करती है, उसी तरह से सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार को कई जगह से टैक्स मिलता है, राइट। दरअसल में यही सब चीजें आपकी फिस्कल पॉलिसी में आएंगी, क्योंकि सरकार क्या करेगी, या तो आपके ऊपर टैक्स लगाएगी, उस टैक्स को कम ज्यादा करेगी, या फिर सरकार खर्चा करेगी आपके ऊपर अलग अलग तरह की स्कीम्स के माध्यम से। सरकार सड़कें बनाएगी, उन पर खर्चा करेगी। ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी जो सरकार बनाती है। आई होप दैट इज फाइन।
अब हमें जो यहाँ पे चीज समझनी है ना, फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो दरअसल में हमारा बजट होता है। क्यों? क्योंकि आप एक बात अंडरस्टैंड करो कि सरकार के पास क्या तरीका है जिसके माध्यम से आपके टैक्सेस को चेंज कर पाए या आपके खर्चों को कम ज्यादा कर पाए। वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमें बजट में देखने को मिलते ही हैं, ठीक है ना। तो बजट दरअसल में एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका बन जाता है हमारी फिस्कल पॉलिसी को यहां पे इंप्लीमेंट करने का। गुड गुड गुड। तो अगर हमने बजट को अंडरस्टैंड कर लिया, बजट के कंपोनेंट्स हमने समझ लिए, हम काफी हद तक ये समझ लेंगे कि आखिर फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। तो एक काम करते हैं, हम लोग बजट को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, पर मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये टेक्निकल टॉपिक भी आप कैसे समझ सकते हो। देखो, जब मैं बात करता हूं ना बजट की, हम ये सरकार के कॉन्टेक्स्ट में तो समझेंगे कि सरकार के हिसाब से बजट क्या होता है, पर उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने परिवार के, अपने फैमिली के बजट को समझना होगा। क्योंकि आप देखो, सरकार क्या करती है, सरकार के पास कहीं से पैसा आएगा, कहीं पे पैसा सरकार खर्च करेगी। उसी तरह से आप अपने परिवार में भी तो यही करते हो। आपके परिवार को कहीं से पैसा आता है, आप उस पैसे को आगे कहीं खर्च करते हो। तो अगर हमने एक बेसिक आइडिया पहले समझा अपनी फैमिली का, फिर उसी आइडिया को हम आगे सरकार के लिए फर्दर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, उसको फर्दर एक्सटेंड कर लेंगे। अब सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके घर में पैसा आता होगा? हाँ, बिल्कुल आता है। कहां कहां से आपकी जेब में पैसा आता है, आपकी फैमिली के जेब में पैसा आता है? आप मुझे बोलोगे कि सर, हमारी फैमिली के अंदर कोई सैलरी आती है, राइट? आपकी, आपके पिताजी की, मम्मी पापा, भाई बहन, किसी की, ठीक है। वहां से आपकी जेब में पैसा आ सकता है। हो सकता है कहीं से थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता हो कुछ, हाँ बिल्कुल, वहां से जेब में पैसा आ सकता है। और कहां से पैसा आ सकता है आपकी जेब के अंदर? आप बोल सकते हो कि सर, हमने कोई कमरा, दुकान रेंट पे दे रखी है, तो वहां से रेंट रिसीव होता है हमें। हाँ, बात तो सही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने किसी को लोन दिया हो, तो वहां से भी आपको हो सकता है हर महीने कुछ कुछ इंटरेस्ट मिलता हो, राइट? तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे। और भी एग्जांपल्स हैं, पर एक रफ आइडिया मैंने देने के लिए आपको बताया कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर आपके परिवार को पैसा मिलता है। पर मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा हूं, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है जहां से आपकी जेब में पैसा आएगा? सोच के बताओ, आएगा कहीं और से पैसा भी? मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं। एक सेकंड के लिए आप सोचो कि आपने ना, मान लो प्रॉपर्टी सेल कर दी। क्या कर दी? प्रॉपर्टी बेच दी, ओके। या फिर लेट से आपने लोन ले लिया, प्रॉपर्टी बेच दी या आपने लोन लिया। क्या प्रॉपर्टी बेचने से आपकी जेब में पैसा आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। उसी तरह से क्या लोन लेने की वजह से आपकी जेब में पैसा आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। जब आप लोन लेते हो तो आपकी जेब में पैसा आता है, आपको पैसे मिलते हैं। तो दरअसल में हो क्या रहा है ना, यहां से भी पैसा आ रहा है आपकी जेब के अंदर, यहां से भी पैसा जेब में आ रहा है। थोड़ा समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब एक पहली चीज आप जो याद रखेंगे वो ये है कि जब भी आपकी जेब में पैसा आता है, उसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं विच वी कॉल्ड एज रिसीट। ठीक है, ये दोनों रिसीट्स कहलाएंगी, ऊपर वाला हिस्सा भी, नीचे वाला भी। क्यों? क्योंकि इनसे आपकी जेब में पैसा आ रहा है। दैट इज वाई दीज आर रिसीट्स। ठीक है सर। एक चीज और ध्यान में देंगे कि आप कहीं पे पैसा खर्च भी करते होंगे, आपकी फैमिली कहीं पे पैसा खर्च भी करती होगी। गेटिंग इट और नॉट? सर, कहाँ कहाँ पैसा खर्च करती है? अरे आप बताओ, आपकी फैमिली है, मेरे से क्या पूछ रहे हो? सर, हमारी फैमिली जो है वो खर्च करती है जैसे कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए। ग्रोसरी मतलब कुछ सब्जियां, कुछ फल फ्रूट, ये सब खरीदने के लिए वहां पे पैसा खर्च होता है। इसके अलावा सर, हमें कुछ, हम रेंट पे करते हैं। देखो, कंफ्यूज मत होना,
कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने रेंट इधर भी लिखा, आपने रेंट इधर भी लिखा। अरे ये रेंट रिसीव्ड है, ये रिसीव हो रहा है, हमें पैसा मिल रहा है। ये रेंट हम पे कर रहे हैं। हम भी तो हो सकता है किसी कर्जे में, मतलब किसी जगह किराए पे रह रहे हो, तो हम भी तो पे करेंगे किसी को। अगर मान लो अगर पे कर रहे हो तो उस केस में तो रेंट पेड हो सकता है। हो सकता है सर मैंने भी किसी से लोन लिया हो, तो उसके लिए मुझे भी सर हर महीने कुछ कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है कि नहीं। बाकी और भी बिजली का बिल, पानी का बिल, उन सब को मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूं, यूटिलिटीज। हाँ सर, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, ऑल ऑफ दीज आर अ काइंड ऑफ एन एक्सपेंडिचर। ये खर्चा है हमारी फैमिली का, ये हमारी फैमिली का कोई ना कोई खर्चा हो रहा है, जेब से पैसा बाहर जा रहा है। ओके, मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा हूं, क्या इसके अलावा भी कहीं आपके परिवार का कहीं और खर्चा हो रहा है, जेब से पैसा जा रहा है कहीं और? आंसर इज यस। आई विल गिव यू एग्जांपल। मान लेते हैं आपने कुछ खरीदा, मान लो आपने गाड़ी खरीदी, आपने घर खरीदा, इस तरह कुछ आपने खरीदा, या कुछ आपने जमीन खरीद ली मान लो, ठीक है। अगर आप दोस्तों गाड़ी खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, जमीन खरीद रहे हो, तो ये सब क्या है, यहां पर कहीं ना कहीं आपका खर्चा हो रहा है, आपकी जेब से पैसा जा रहा है। बिल्कुल। तो आपको ध्यान पता क्या रखना है, ध्यान दोस्तों ये रखना है कि जब भी आपकी जेब से पैसा जाएगा, उसके लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब जब आपकी जेब से पैसा खर्चा होगा तब हम टर्म इस्तेमाल करेंगे एक्सपेंडिचर। इज दिस क्लियर? गुड। तो वर्ड है रिसीट, पैसा मिलना इज रिसीट, पैसा जेब से बाहर जाना इज एक्सपेंडिचर। आई होप यहां तक बात क्लियर है। पैसा जेब में आना रिसीट, पैसा जेब से बाहर जाना एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा। ठीक है, इधर वाले रिसीट्स हैं, इधर वाले एक्सपेंडिचर हैं। ये बात तो सर समझ आ गई, पर एक बात समझ नहीं आई, आपने इनको रिसीट्स को ऐसे क्यों बांटा, कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, और ऐसे ही आपने एक्सपेंडिचर को ऐसे क्यों बांटा, कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, ऐसा क्यों? इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है। आप यहां पे नोटिस करना, जो ऊपर वाली चीजें हैं, जैसे यहां पे ये सब था, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सैलरी, प्रॉफिट, ये पैसा आपको मिला, पर ये पैसा मिलने से क्या आपके एसेट या लायबिलिटी के अंदर कुछ भी चेंज आया? आप खुद बताओ मुझे। अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि जैसे आपका कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या लायबिलिटी कुछ इंपैक्ट हो रही है, आप खुद देखो ना, आपको पैसा मिल गया, बात खत्म, राइट? तो इनसे ना आपके एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आता। यहां भी पैसा मिल रहा है, पर आप नोटिस कर पाओगे कि जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो ना, या आप लोन ले रहे हो, यहां पर एसेट लायबिलिटी में इंपैक्ट आएगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि जो ऊपर वाली टर्म्स लिखी है ना, यहां पर एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आता, यहां एसेट लायबिलिटी में चेंज आता है। कैसे? आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची तो आपने अपना एसेट बेच दिया, मानते हो? अगर आपने लोन लिया, लिया पैसे तो मिले, पर आप नोटिस करेंगे कि लोन लेना इज अ लायबिलिटी फॉर यू, वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन चुकी है। क्या ये बात समझ आई? तो इनसे आपका एसेट लायबिलिटी में चेंज कुछ ना कुछ आएगा, यहां चेंज नहीं आएगा। जिन बच्चों को एसेट लायबिलिटी का मतलब नहीं पता, वो मनी एंड बैंकिंग का पहला चैप्टर जाके देखें, जो पहला लेक्चर मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने एसेट लायबिलिटी का बहुत ही अच्छे से मीनिंग बताया हुआ है। तो ध्यान ये रखेंगे, नीचे वाली चीजों में एसेट लायबिलिटी इंपैक्ट हो रही है, यहां एसेट लायबिलिटी इंपैक्ट नहीं हो रही। इन अ सिमिलर मैनर, अगर दोस्तों मैं खर्चों वाली साइड आता हूं, एक्सपेंडिचर वाली साइड आता हूं, देन यू विल रियलाइज कि यहां पर आप पेमेंट तो कर रहे हो, यू आर पेइंग सम अमाउंट, यू आर पेइंग सम अमाउंट, तो एक्सपेंडिचर तो है, पर इन एक्सपेंडिचर से कोई एसेट या लायबिलिटी में बदलाव नहीं आ रहा है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर मैं यहां पे गाड़ी खरीदने की बात करूं, घर खरीदने की, जमीन खरीदने की बात करूं, तो डेफिनेटली जेब से पैसा जा रहा है, और जब आप इनमें से कोई चीज खरीद रहे हो, उससे कहीं ना कहीं आपका एसेट यहां पे क्रिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां एसेट लायबिलिटी में इंपैक्ट आ रहा है। तो फर्क समझ आया? इधर वाली साइड क्या है, जहां से पैसा मिल रहा है, इधर वाली साइड है जहां से पैसा बाहर जा रहा है। ऊपर वाली साइड क्या है, जहां एसेट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है, नीचे वाली साइड क्या है, एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट है।
जब जब दोस्तों एसेट या लायबिलिटी पे इंपैक्ट आता है, उसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करेंगे वो होगा कैपिटल। तो एक्चुअल में ना ये जो चीजें हैं जो नीचे लिखी हुई हैं, यहां आपका वर्ड आएगा कैपिटल, और इधर भी यहां नीचे वाली टर्म पे वर्ड आएगा आपका कैपिटल। बाकी तो पैसा मिल रहा है तो मैंने इधर रिसीट लिख दिया, और पैसा बाहर जा रहा है तो वर्ड मैंने एक्सपेंडिचर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। और अगर मान लीजिए एसेट लायबिलिटी में इम्पैक्ट नहीं आता तो वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे रेवेन्यू। क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? विल यूज द वर्ड रेवेन्यू। इधर भी रेवेन्यू लिख दिया, एंड यहां भी मैंने वर्ड इस्तेमाल कर दिया रेवेन्यू। ठीक है। पैसा मिल रहा है तो साथ में वर्ड इस्तेमाल कर दिया रिसीट। पैसा जेब से बाहर जा रहा है तो वर्ड मैं इस्तेमाल कर दूंगा यहां पे आपका एक्सपेंडिचर। क्या ये बात समझ आई आपको? ठीक है। तो ये 4 वर्ड हैं, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको अपने आप से बस 2 ही सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, क्या पैसा मिल रहा है? जेब से पैसा, मतलब जेब में पैसा आ रहा है या जेब से पैसा बाहर जा रहा है? पैसा आ रहा है तो रिसीट, पैसा बाहर जा रहा है तो एक्सपेंडिचर। दूसरा, आपको अपने आप से सवाल ये पूछना है कि एसेट लायबिलिटी में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो उसके आगे वर्ड इस्तेमाल करेंगे कैपिटल, अगर नहीं आ रहा उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे आपका रेवेन्यू। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। एक चीज और, एक चीज आप और भी अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, जब मैं ये वाली बात कर रहा हूं ना, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू रिसीट, आप रियलाइज करोगे पैसा तो आ रहा है रिसीट, और ये वो पैसा है जो आपको रेगुलरली या बार बार मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको सैलरी इस महीने आ रही है, फिर अगले महीने फिर आएगी, फिर उससे अगले महीने फिर आएगी। रेंट आपको मिल रहा है तो इस महीने मिल रहा है, अगले महीने मिलेगा, उसके अगले महीने मिलेगा। सेल इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, इस महीने मिल रहा है, अगले महीने मिलेगा। मेरा कहने का मतलब पीरियोडिकली मिल रहा है, बार बार चीज हैपन हो रही है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट हियर कैपिटल रिसीट, तो पैसा तो मिल रहा है, पर भाई आपने आज प्रॉपर्टी बेच दी, पैसा मिल गया, बात खत्म, अगले महीने ऐसे थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। तो ये नॉर्मली ये वाली चीजें बार बार नहीं होती। दीज डो नॉट हैपन रेगुलरली, और यू कैन सिंपली से दीज आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। नॉन रेकरिंग मतलब बार बार ना होना। यहां भी सेम बात है। अगर मैं यहां बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली, खर्चा तो हो रहा है, जेब से पैसा तो जा रहा है, पर ये वो खर्चा है जो बार बार हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली बात करें तो ये बार बार नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका गाड़ी एक बार खरीद दी, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर महीने खरीदते रहोगे। तो इसीलिए यहां पे ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं इन चारों के अंदर। क्या ये बात समझ आई यहां तक आप लोगों को? ठीक है, यस और नो? ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हमें ये चीजें याद रखनी है? नहीं, देखो ये चीजें समझाने के लिए थी। ये मैंने आपको फैमिली के लिए डेटा दिया है। हमें जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो पूछेगा सरकार के पर्सपेक्टिव से। तो हमने फिर फैमिली का बजट क्यों पढ़ा? क्योंकि जब हम फैमिली का बजट पढ़ लेते हैं ना, तो सरकार के बजट को स्टडी करना हमारे लिए बहुत बहुत आसान हो जाता है। सेम काम हम एक काम करते हैं, सेम चीज हम यहाँ पे अब सरकार के लिए करते हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई एंड डू द सेम थिंग फॉर अवर गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का बजट कैसे होगा। हमने इस साइड क्या लिखा था? हमने इस साइड रिसीट लिखी थी। तो आप लोग जरा पहले सोचो कि अगर हम बात करें सरकार के पर्सपेक्टिव से रेवेन्यू रिसीट की, तो आपके हिसाब से इसमें क्या क्या आ सकता है? देखो, क्वेश्चन वही पूछो दिमाग में। रिसीट मतलब पैसा मिलना, रेवेन्यू मतलब बार बार मिलना या एसेट लायबिलिटी में चेंज ना आना। आप लोगों ने कभी टैक्सेस पे किए हैं सरकार को? हाँ सर। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इनकम टैक्स पे किया होगा, राइट? कंपनीज आपका कॉर्पोरेट टैक्स पे करती हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें, हमें जीएसटी पे होता हुआ देखने को मिलता है। यस और नो? ये सब चीजें क्या है सर? ये रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। क्यों है ये रेवेन्यू रिसीट का पार्ट? क्योंकि सरकार को पैसा मिल रहा है तो रिसीट। दूसरी बात है, ये रेकरिंग और रेगुलर है, प्लस यहां पे सरकार के ऊपर कोई एसेट या लायबिलिटी में इंपैक्ट नहीं आ रहा। आपने टैक्स दिया, बात खत्म। गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी इन केस ऑफ टैक्स, तो इसीलिए ये सब यहां पे आएगा। बाकी इसके अलावा सरकार जो फाइन कलेक्ट करती है किसी से,
या फिर सरकार कुछ फीस वगैरह कलेक्ट करती है, राइट। या फिर मान लो सरकार ने अगर किसी को लोन दिया हुआ है, उसके ऊपर सरकार को इंटरेस्ट मिला, राइट। ये सारी चीजें वो हैं जहां पर सरकार को पैसा मिल रहा है, सो दैट इज वाई दीज आर अंडर रिसीट। एंड दूसरी बात, यहां एसेट लायबिलिटी में इंपैक्ट नहीं आ रहा, इसीलिए टर्म इस्तेमाल होगा आपका रेवेन्यू रिसीट। अगर मैं दोस्तों बात करता हूं यहां पे कैपिटल रिसीट की, इफ आई टॉक अबाउट द टर्म कैपिटल रिसीट, तो आप जरा सोचो कि सरकार के पर्सपेक्टिव से, सरकार के नजरिए से कैपिटल रिसीट में क्या आएगा। लॉजिक पे जाओ। रिसीट मतलब पैसा मिलना, सरकार को पैसा मिलना, और ऐसा पैसा जो एसेट या लायबिलिटी में चेंज करे। एक चीज बताओ कि अगर मान लो सरकार लोन लेती है, अगर मान लीजिए सरकार लोन लेती है, तो सरकार के द्वारा जो लोन लिया जाता है तो सरकार को पैसा मिलेगा, इसीलिए वर्ड इज रिसीट। और दूसरी बात, सरकार का लायबिलिटी बन जाता है लोन लेने से, सरकार को पैसा वापस करना है आगे फ्यूचर के अंदर, तो इसीलिए लोन लेना इज अ कैपिटल रिसीट। उसी तरह से दोस्तों आप सब लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म डिसइन्वेस्टमेंट। आपने देखा होगा सरकार अक्सर सरकारी कंपनियों को बेचती है, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने पास्ट में एयर इंडिया को बेचा। अब जब सरकार ने एयर इंडिया को बेचा तो क्या हुआ सर, सरकार को पैसा मिला, पैसा मिला ना, इसीलिए रिसीट। दूसरी बात, सरकार ने जब एयर इंडिया को बेचा तो भाई सरकार का एसेट था एयर इंडिया, सरकार ने अपने हिस्से को बेच दिया। जब सरकार ने अपने हिस्से को बेच दिया, अपने एसेट को बेच दिया, तो एसेट में बदलाव आया, हाँ जी बिल्कुल आया, इसीलिए टर्म इस्तेमाल होगा यहाँ पे कैपिटल रिसीट। आई होप आप एग्जांपल समझ पा रहे होंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट या लोन लेना क्यों कैपिटल रिसीट है। आपको अपने आप से बस दो ही सवाल पूछने हैं, पैसा मिल रहा है या पैसा जा रहा है। मिल रहा है तो रिसीट, जा रहा है तो एक्सपेंडिचर। एसेट या लायबिलिटी में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है तो कैपिटल, नहीं आ रहा है तो रेवेन्यू। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब इधर आ जाते हैं दोस्तों, दूसरी साइड आ जाते हैं। अगर मैं दोस्तों यहां बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, यस, अब आप सोचो सरकार के पर्सपेक्टिव से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा। पहले मीनिंग समझ लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या होगा। पहली बात, एक्सपेंडिचर, सरकार का पैसा खर्चा होगा, यस। और दूसरी बात, ऐसा खर्चा होगा जो एसेट लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, सरकार अपने लोगों को सैलरी पे करती है, अपने लोगों को मतलब अरे सरकारी मुलाजिम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, कल को आप लोग आईएएस ऑफिसर बनोगे तो आपको भी तो सरकार सैलरी देगी। ये सैलरी क्या है, सरकार के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, खर्चा तो है ही है सरकार के लिए, पर ऐसा खर्चा है जो एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं ला रहा। उसी तरह से दोस्तों सरकार अपने लोगों को पेंशन वगैरह प्रोवाइड करती है, वो भी यहाँ पे आएगा। उसके अलावा सरकार अपने लोगों को सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है, वो भी यहीं पे आएगा, क्योंकि सब्सिडी क्या है, एक खर्चा ही तो है सरकार का। उसके अलावा अगर मान लीजिए सरकार लोन के ऊपर मान लो कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे करती है, देखो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया इंटरेस्ट, मैंने लोन नहीं बोला। लोन तो लायबिलिटी होता है, लोन लायबिलिटी होता है, इंटरेस्ट जो होता है ना वो तो आपको, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जो जब आप लोन रीपे कर देते हो ना तो उससे लायबिलिटी में इंपैक्ट आएगा, पर इंटरेस्ट से नहीं आएगा, इसीलिए इंटरेस्ट पेड आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है ना। अगर आप लोन पे करते, मतलब लोन का अमाउंट आपने पूरा रीपे कर दिया, दैट वुड हैव इंपैक्टेड योर लायबिलिटी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता, पर इंटरेस्ट पे करना लोन के ऊपर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं सरकार के द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान दोस्तों ये रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर सरकार क्या करेगी,
पहली बात तो सरकार खर्चा करेगी तो एक्सपेंडिचर, एंड दूसरी बात एसेट लाइबिलिटी में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सरकार कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, मतलब सरकार ने सड़क बनाई या कुछ इस तरह से ब्रिज बनाया, तो सरकार का एसेट क्रिएट हुआ ना, और सरकार का पैसा भी गया, पैसा खर्च हुआ एक्सपेंडिचर, प्लस एट द सेम टाइम सरकार ने यहां पे एसेट क्रिएट किया, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी तरह से मान लेते हैं अगर सरकार लोन रीपे कर दे, अगर सरकार दोस्तों लोन रीपे करती है ना, तो लोन रीपे कर दिया, सरकार ने पैसा वापस कर दिया किसी को, रीपे कर दिया तो खर्चा हुआ इसीलिए एक्सपेंडिचर। दूसरा बात है लोन रीपे हो गया तो लायबिलिटी सरकार की कम हो चुकी है, लायबिलिटी में जब जब चेंज आएगा विल कॉल इट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। डू यू गेट द पॉइंट? अब ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपकी बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं, इनके ऊपर अनगिनत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। कभी वो बोल देता है कि सरकार इनकम टैक्स जो मिलता है क्या वो कैपिटल रिसीट है, राइट, या वो बोल देगा कि डिसइन्वेस्टमेंट किस में आएगा, या फिर वो बोल देता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना किस में आएगा। आप लोगों को ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद बस दो ही चीजें रखनी है। पहली बात कि अगर पैसा मिल रहा है तो हम रिसीट बोलेंगे, अगर पैसा जा रहा है तो एक्सपेंडिचर। दूसरी बात, अगर एसेट लायबिलिटी में चेंज आ रहा है तो हम उसके साथ कैपिटल वर्ड इस्तेमाल करेंगे, अगर एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आ रहा उसके साथ हम वर्ड इस्तेमाल कर देंगे आपका रेवेन्यू। अगर ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इस चीज के रिगार्डिंग आपके क्लियरली बन जाएंगे। ठीक है, आप लोग इस पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको ये बात देखनी है। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो हमें एक बजट का आइडिया मिल गया कि गवर्नमेंट बजट के अंदर आखिर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या हमें यहाँ पे पढ़ना होगा बजट के रिगार्डिंग, बजट के बारे में हमें और क्या बातें समझनी होंगी? देखो, आप एक बात समझिएगा, आप एक बात समझिएगा। देखो, आप लोगों ने अपने घर में भी कई बार देखा होगा, आप लोगों ने घर में कई बार देखा होगा कि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा जो खर्चा होता है ना, हमारी जो स्पेंडिंग होती है वो कम होती है और हमारा इनकम ज्यादा होती है। मान लेते हैं मैंने कुछ पैसा कमाया, ठीक है, मान लो मैंने 1,000 रुपया कमाया और मेरा खर्चा है 500 रुपए का, तो इनकम मेरी ज्यादा हुई ना एज कंपेयर टू माई स्पेंडिंग। एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि मेरी इनकम ज्यादा हो, एक पॉसिबिलिटी दोस्तों ऐसी हो सकती है कि जितना मैं कमाऊं और वो सारा का सारा ही दरअसल में खर्च हो जाए। इट इज अनदर पॉसिबिलिटी कि मेरी कमाई खर्चे के बराबर हो जाए। एक दोस्तों तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारी कमाई कम हो और हमारा खर्चा काफी ज्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि देयर आर थ्री सच पॉसिबिलिटीज। हमारी कमाई खर्चे से ज्यादा भी हो सकती है, हमारी कमाई खर्चे के बराबर भी हो सकती है, और हमारी कमाई खर्चे से कम भी हो सकती है। तो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर दोस्तों हमारी कमाई खर्चे से कम है ना, देन वी कॉल इट एज सरप्लस बजट। तब हम इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं सरप्लस बजट। ठीक है, सरप्लस है, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है, तो टर्म इस्तेमाल हो जाएगा सरप्लस बजट। सिमिलरली दोस्तों, अगर हमारी कमाई खर्चे के बराबर है तो इस केस में हम इसको बैलेंस्ड बजट का नाम दे देंगे कि बजट बैलेंस हो चुका है। ठीक है, जितनी कमाई थी उतना ही खर्चा है। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए दोस्तों हमारी कमाई कम है, हमारा खर्चा ज्यादा है, देन वी कॉल इट एज योर डेफिसिट बजट। डेफिसिट मतलब घाटे वाला बजट। घाटे वाला बजट मतलब क्यों? क्योंकि खर्चा ज्यादा है दोस्तों, कमाई कम है, तो इसीलिए हम इसको डेफिसिट बजट का नाम दे देते हैं। अब पहली चीज जो मुझे आपसे पूछनी है वो ये पूछनी है कि आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों के हिसाब से भारत का बजट कैसा है? क्या वो एक सरप्लस बजट है, क्या वो एक डेफिसिट बजट है, या फिर वो एक आपका एक बैलेंस्ड बजट है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना भारत की, तो आप रियलाइज करोगे कि भारत में हमारा खर्चा ज्यादा होता है,
सरकार का खर्चा ज्यादा होता है, सरकार की कमाई कम होती है। और इसका कारण पता क्या है? इसका कारण बहुत सिंपल है। हमारी सरकार को बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। किस चीज पे सर? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बेरोजगारी कम करने पे, गरीबी कम करने के ऊपर, लोगों का जिंदगी का रहने का जो स्तर है उसको बेहतर करने के ऊपर। अभी भारत में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हमें लड़ना है, हमें भारत देश को आगे लेके जाना है। तो वो तभी हो पाएगा जब हमारी सरकार खर्चा करेगी। तो कहने का पॉइंट ये हुआ कि सरकार खर्चा ज्यादा करती है और सरकार की कमाई हमें कम देखने को मिलती है। दैट इज वाई हमें यहाँ पे डेफिसिट बजट यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो डेफिसिट का मीनिंग क्या है? घाटा। तो दरअसल में हमें ना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अलग अलग तरह के घाटों का पता होना चाहिए। वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ डेफिसिट। तो हमें टाइप्स ऑफ डेफिसिट जरूर पता होने चाहिए कि किस किस प्रकार के हमारे घाटे होते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिसिट? किस किस तरह के घाटे होंगे? मैं एक सिंपल सा आपको एक चीज पूछता हूं, देखो, अगर आपको घाटा निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? मैंने आपको बोला कि मान लो आपकी कमाई है 100 रुपए और आपका खर्चा है 150 रुपए। क्या बोला मैंने? मैंने बोला आपकी कमाई है 100 रुपए, आपका खर्चा है 150 रुपए। हाउ वुड यू फाइंड द डेफिसिट? घाटा कैसे पता करोगे? आप बोलोगे सर मेरा खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, तो मतलब मेरा घाटा यहां 50 रुपए का हुआ। एज सिंपल एज इट गेट्स। कैसे निकाला आपने 50 रुपए? सर ये मेरा खर्चा था, एक्सपेंडिचर, और वो मेरी एक तरह से आप रिसीट कह सकते हो। ऐसे ही तो निकाला ना आप लोगों ने कि घाटा कैसे निकाला आपने? खर्चे में से कमाई माइनस करके। ठीक है, ठीक है। अब उसी बेसिस के ऊपर हम अलग अलग तरह के घाटे निकाल सकते हैं। सबसे पहला जो हमें घाटा निकालना है ना, जो हम सबसे पहले घाटा निकालेंगे वो होगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट, आई एम वेरी सॉरी, रेवेन्यू डेफिसिट, जिसको हम लोग दोस्तों आरडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो आरडी होता है ना, रेवेन्यू डेफिसिट, अब सोचो हम इसको कैसे निकालेंगे? आप खुद सोचो एक बार, क्या लगता है क्या फॉर्मूला होगा इसका रेवेन्यू डेफिसिट का? व्हाट डू यू थिंक? देखो इधर देखो, कैसे निकाला था डेफिसिट? एक्सपेंडिचर में से रिसीट माइनस करके। तो अगर यहां भी मुझे डेफिसिट निकालना है, मैं क्या करूंगा? मैं सर एक्सपेंडिचर में से रिसीट माइनस कर दूंगा। यस और नो? बिल्कुल। और अगर उसने साथ में वर्ड लिख दिया है रेवेन्यू, तो मैं इधर लिख दूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। एज सिंपल एज इट गेट्स। ठीक है ना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। जैसे डेफिसिट निकाला, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट, तो रेवेन्यू डेफिसिट बन गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला के ऊपर यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन भी आ चुका है। काफी आसान क्वेश्चन यूपीएससी ने इस बार इकोनॉमी से पूछे थे। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ही बेसिक थे, जैसे ये उनमें से एक था। अब इस पे मैं हल्का सा और डिस्कशन करना चाहता हूं, बट उसके ऊपर करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अभी रेवेन्यू डेफिसिट एक सेकंड होल्ड पे रखो, मैं आपसे इन जनरल पूछना चाहता हूं, इन जनरल, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं, इन जनरल मैं पहले पूछना चाहता हूं। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं डेफिसिट की, अगर मैं सिंपली एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं डेफिसिट, घाटा, क्या घाटा बुरी चीज है या अच्छी चीज है? अब मुझे बताओ, इन जनरल बात कर रहा हूं, क्या घाटा होना बुरी चीज है या अच्छी चीज है? देखो आप में से ज्यादा बच्चे बोलेंगे कि आई एम श्योर कि सर बुरी चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा, घर वाले भी आपको बोलते होंगे कि भाई उतना ही खर्च करो जितनी कमाई है, और अगर आपकी खर्चे ज्यादा हैं कमाई कम है तो भाई घाटा है। तो क्या देश के लिए भी ऐसा ही है? ये डाउट आएगा। अब ये समझो कि घाटा अपने आप में अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अब आप में से सोचेंगे बच्चे कि सर बुरा तो हमें समझ आ गया कि घाटा बुरी चीज है, हमें तो ये लगता है, पर हाउ कैन घाटा भी अच्छा? है ना, हाउ कैन घाटा भी अच्छा? बहुत ही बढ़िया लाइन बनी है कि घाटा अच्छा कैसे हो सकता है।
देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो सरकार खर्चा कर रही है, और सरकार खर्च कर रही है अच्छी सड़कें बनाने के ऊपर, सरकार खर्च कर रही है अच्छे रेलवेज बनाने के ऊपर, अच्छे ब्रिजेस बनाने के ऊपर। अब ये खर्चा तो हुआ सरकार का, और इस खर्चे से डेफिनेटली सरकार को घाटा हो सकता है, क्योंकि खर्चा बढ़ गया ना, तो सरकार को हो सकता है घाटा हो। पर आप नोटिस करो, अच्छी सड़क बनाने का फायदा जो होगा ना, वो आने वाले कई सालों तक होगा। अच्छी सड़क बनाने से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों का जीने का स्तर बेहतर होगा। अच्छी सड़क बनाने की वजह से आप नोटिस कर पाओगे हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करके बहुत बेहतर स्थिति में जाती रहेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये वाला जो खर्चा था ना, भले ही आज सरकार ने खूब खर्चा कर दिया, पर इसके फायदे आने वाले कई कई सालों तक हमें मिलते रहेंगे। तो दरअसल में ये वाले खर्चे को हम बुरा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं यार, ये जरूरी है ये वाला खर्चा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था आगे विकसित भारत की तरफ यहाँ पे बढ़ा सकती है हमें। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि खर्चा अपने आप में अच्छी या बुरी चीज नहीं होती। खर्चा कर किस चीज पे रहे हो, वो डिटरमिन करता है कि कोई चीज अच्छी है या बुरी। अगर आप गलत कामों में पैसा उड़ा रहे हो तो खराब चीज है। पर अगर आप मान लेते हैं कुछ पैसा लेके एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर रहे हो, एक आपने दुकान बनाई है, आपने कोई स्टार्टअप किया है, तो वहां कभी कभार आपका अगर घाटा भी हो जाए, या लेट्स से अगर मतलब घाटा इस दिन की आपने खर्चा किया है, तो आगे जाके उससे आपको फायदा भी मिलेगा। तो डेफिसिट जो होता है ना, वो अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। आप उस डेफिसिट को करते कहां हो, उस एक्सपेंडिचर को कहां कर रहे हो, वो डिटरमिन करेगा कि वो अच्छा है या बुरा। ये तो मैंने इन जनरल बात कर दी डेफिसिट की। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मैं बात करता हूं रेवेन्यू डेफिसिट की, क्या लगता है रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? ये अच्छा होगा या बुरा होगा, या कभी अच्छा कभी बुरा होगा? व्हाट डू यू थिंक? देखो, आप इस बात को समझो। अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, तो भला क्यों है वो? व्हाई इज देयर अ रेवेन्यू डेफिसिट? या रेवेन्यू डेफिसिट होने का मतलब क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट दोस्तों तब होगा जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट से, तभी आपका रेवेन्यू डेफिसिट होगा। अब देखो, रेवेन्यू डेफिसिट में आता क्या है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा सरकार के मुलाजिमों को हम जो सैलरी पेंशन दे रहे हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू रिसीट क्या है? सरकार को टैक्सेस वगैरह से जो पैसा मिल रहा है। अगर दोस्तों रेवेन्यू डेफिसिट है ना, इसका मतलब क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू ये रेवेन्यू रिसीट। इसका मीनिंग यही हुआ कि आपके एम्प्लॉयज की, सॉरी आपकी सरकार की इतनी भी इनकम नहीं है टैक्सेस और बाकी सब चीजों से कि अपने एम्प्लॉयज को वो सैलरी और पेंशन दे पाए। कहने का मीनिंग ये हुआ कि सरकार को उधार लेकर अपने मुलाजिमों की सैलरी पे करनी पड़ रही है। डू यू गेट माई पॉइंट? कि सरकार को इतनी कमाई भी नहीं हो रही अपने जीएसटी, अपना इनकम टैक्स, अपने फीस वगैरह से, कि वो लोगों को, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको उनका पेंशन सैलरी ये सब प्रोवाइड कर पाए। सरकार को पेंशन सैलरी देने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। आप समझ पा रहे हो कि अगर सरकार को पेंशन सैलरी देने के लिए उधार लेना पड़े, कितनी खराब बात है ये। अगर दोस्तों, अगर आपने सड़क बनाने के लिए उधार लेना है, वो खराब बात नहीं है, क्योंकि उसका फायदा कई सालों तक मिलेगा। बट अगर आपको पेंशन सैलरी देने के लिए उधार लेना पड़े, तो इससे आने वाले कई सालों तक कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। ऑब्वियसली पेंशन सैलरी देना इंपॉर्टेंट है, मैं वो बात नहीं कह रहा कि पेंशन सैलरी मत दो, वो तो देना इंपॉर्टेंट है। बट इससे ऐसा नहीं है कि आपको अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल तक कोई फायदा होगा। राइट? सो पॉइंट ये है कि सरकार की इनकम बड़ी ही कम है कि वो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी टैकल नहीं कर पा रही। इसीलिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना रेवेन्यू डेफिसिट की, ये अपने आप में खराब चीज मानी जाती है। डेफिसिट बुरा नहीं होता, किस डेफिसिट को कहां इस्तेमाल कर रहे हो या खर्चे को कहां इस्तेमाल कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। रेवेन्यू डेफिसिट अपने आप में खराब चीज बन जाती है। अब उसी तरह से दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट आपको और पता होना चाहिए। सेकंड जो डेफिसिट आपको पता होना चाहिए, वो है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का, विच वी कॉल एज ERD।
अब क्वेश्चन ये आएगा, सर ये ईआरडी का मतलब क्या? देखो, मैंने अभी आपको रेवेन्यू डेफिसिट आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आई जस्ट डिस्कस की आरडी क्या होता है। बिल्कुल। अब एक्चुअली पता क्या है कि लोग सरकार को काफी क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो भाई, आपका तो आरडी है, आपका तो रेवेन्यू डेफिसिट एग्जिस्ट करता है, कितना खराब से आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर रहे हो। तो सरकार ने बट एक चीज नोटिस करी कि कई बार सरकार पता क्या करती है, सरकार ग्रांट देती है। कौन सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी केंद्र सरकार राज्य सरकार को ग्रांट देती है, और राज्य सरकार क्या करती है, उस पैसे से कुछ सड़क या कुछ कैपिटल एसेट क्रिएट करती है। आई रिपीट, मैं बताता हूं कि मान लेते हैं ये आपकी सेंटर गवर्नमेंट है। अब मान लेते हैं सेंटर ने ग्रांट दी स्टेट्स को, ठीक है, स्टेट्स के पास ये ग्रांट आ गई। अब स्टेट्स ने इस ग्रांट से क्या किया, कैपिटल एसेट क्रिएट किया, कैपिटल एसेट क्रिएट किया। अब नोटिस करो, है तो सेंटर गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, पर स्टेट्स ने आगे कैपिटल एसेट क्रिएट किया उस पैसे से। तो एक्चुअल में ये खराब खर्चा नहीं है कि कैपिटल एसेट आपकी सड़कें या कुछ और बन रही हैं, है तो मतलब सेंटर ने डायरेक्टली नहीं किया, पर सेंटर ने स्टेट्स को ग्रांट दी और ग्रांट से स्टेट्स ने वहां पे उस चीज से आपसी रोड या इस तरह की चीजें आपकी क्रिएट कर दी। अब ये जो भी पैसा यहां पे लग रहा है ना, दिस इज नॉट अ बैड एक्सपेंडिचर। तो सेंटर गवर्नमेंट पता क्या बोलती है, सेंटर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप मेरा रेवेन्यू डेफिसिट क्यों देख रहे हो, आप ये देखो कि अगर ये वाला खर्चा जो कि अच्छा खर्चा है, इसको क्यों आप काउंट कर रहे हो, इसको हटाओ। ये खर्चा हटाने के बाद मुझे बताओ कि मेरा असल में घाटा कितना है। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, आपने आरडी देखा, मान लो आपने सरकार को बोला किसी ने कि सर आपका रेवेन्यू डेफिसिट है 50,000 करोड़, एक सेकंड के लिए मान लो, मान लो ठीक है, सरकार को बोल दिया कि हाँ सरकार, भाई आपका तो 50,000 करोड़ का घाटा है, इतना घाटा। फिर सरकार ने कहा भाई पर देखो ना, मैंने स्टेट्स को कुछ ग्रांट्स भी दी थी और उस ग्रांट से कहीं ना कहीं सड़कें बनी हैं, तो ये ग्रांट खराब ग्रांट नहीं है। मान लेते हैं सरकार ने इस तरह से 20,000 करोड़ की ग्रांट दी, तो सरकार पता क्या बोलेगी कि आप मुझे कह रहे हो कि 50,000 करोड़ का घाटा है, पर उसमें आप एक बात अंडरस्टैंड करो, 20,000 करोड़ तो ऐसे हैं जिससे कहीं ना कहीं अच्छा काम हो रहा है, तो ये 20,000 करोड़ को आप काउंट मत करो। तब मेरा घाटा बताओ, तो तब घाटा कितना आएगा, 50 माइनस 20, वो आएगा 30 रुपीज या 30,000 करोड़, जो भी आप कहना चाहो। तो ये जो 30 आया ना, इसीलिए टर्म इस्तेमाल होता है ईआरडी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो क्या फॉर्मूला बनेगा ईआरडी का? दोस्तों ईआरडी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए जो ग्रांट्स हैं वो अच्छा खर्चा है, तो रेवेन्यू डेफिसिट में से वो माइनस करो। जैसे इस केस में 50 में से इस 20 को माइनस करो, तब बचे 30, वो 30 है आपका ईआरडी, वो 30 खराब घाटा है, दैट इज अ खराब घाटा। जो बाकी 30 बचा ना, वो खराब घाटा है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो खराब घाटा जीरो करे। तो सरकार को आज के समय बोला जाता है कि भाई आप अपना इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जीरो करिए। बात समझ आई? ठीक है। इसके अलावा एक और डेफिसिट है जो अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग जानते हैं फिस्कल डेफिसिट के नाम से। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फिस्कल डेफिसिट। अब यहां पे इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आ चुका है, इस बार के प्रीलिम्स के अंदर ही आया था, बल्कि मैं इसके आपको 3 फॉर्मूले करवाऊंगा फिस्कल डेफिसिट के, तो प्लीज ध्यान से इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा। देखो, फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है ना, इट इज नथिंग बट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। अब प्लीज समझिएगा, मैंने यहां पे वर्ड रिसीट नहीं लिखा, मैंने वर्ड लिखा है यहां पे टोटल इनकम।
मैं आपको समझाता हूं इसका रीजन क्या, प्लीज यहां पे देखिएगा। एक्चुअली अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर निकालूं, टोटल एक्सपेंडिचर क्या आएगा सर, एक हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक हो जाएगा इसके अलावा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों देख लिए तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका आ गया। बट अगर मैं दोस्तों बात करता हूं ना टोटल इनकम की, यहां देखो एक तो आपका रेवेन्यू रिसीट लेंगे। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर यहां पे फिर कैपिटल रिसीट लेना चाहिए, पर नहीं, यहां पे थोड़ा सा बदलाव है, मैं आपको समझाता हूं क्यों, प्लीज ध्यान से समझिएगा। देखो कैपिटल रिसीट पे आओ पहले एक बार कैपिटल रिसीट पे आओ। ये देखो आप एक बार कैपिटल रिसीट को समझो। कैपिटल रिसीट था क्या, सरकार को पैसा मिल रहा है, यस, और ऐसा पैसा है जिससे एसेट लायबिलिटी में चेंज आ रहा है। गुड गुड गुड। अब नोटिस करना, अगर सरकार की मैं इनकम की बात करूं या आपकी इनकम की बात करूं, मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा कि आपकी इनकम कितनी है, आपने मुझे बोला सर मेरी इनकम है 50 लाख। मैंने कहा भाई 50 लाख, इतनी इनकम कहां से आई? आपने बोला कि सर मैं 1 लाख में कमाता हूं और 49 लाख का मैंने लोन ले लिया, तो मेरी होगी ना इनकम 50 लाख। मैंने कहा ना भाई ना, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं, 1 लाख आपकी इनकम है, दैट इज फाइन, पर ये 49 लाख को हम इनकम नहीं बोलेंगे, इसको आप लोग रिसीट बोल लो। रिसीट क्यों बोल लो? क्योंकि आपकी जेब में पैसा जा रहा है, आई एग्री, 49 लाख आपकी जेब में पैसा जा रहा है, तो इसको आप लोग रिसीट बोल लो क्योंकि पैसा आ रहा है। बट डोंट कॉल दिस एज इनकम, डोंट कॉल दिस एज इनकम। इसीलिए क्या होता है ना दोस्तों, ये जो लोन लेने वाली चीजें होती है ना, लोन टेकन, ये लोन टेकन वाली चीज को हम लोग इनकम का पार्ट नहीं मानते हैं, तो लोन वाली चीजें हम नहीं काउंट करेंगे। अब लोन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल लोन एज डेट, डेट वाली चीजें। इसके अलावा जो भी बच गया, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हो गया या और भी इनफैक्ट जो अदर आइटम्स हैं यहां पे, लोन के अलावा जो मैं कह रहा हूं, उनको हम बोलेंगे, विल कॉल देम एज नॉन डेट। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट दो तरह की हो सकती हैं, एक उधार वाली, एक नॉन उधार वाली। तो इनकम के अंदर ना ये उधार वाली चीजें नहीं काउंट करनी, इनकम के अंदर ये उधार वाली चीजें नहीं लेंगे। कौन सी लेंगे? नॉन उधार वाली। तो इसीलिए अगर हम दोस्तों बात करें इस फॉर्मूला की, तो यहां पे फॉर्मूला में क्या बनेगा, वी विल नॉट टेक एंटायर कैपिटल रिसीट। कौन सा वाला कैपिटल रिसीट लेंगे? नॉन उधार वाला। तो यहां पर वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का नॉन उधार वाला कंपोनेंट क्या लिखते हैं इसको? वी कॉल इट एज नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। नॉन उधार क्रिएट करने वाला आपका जो कैपिटल रिसीट है, उधार वाला नहीं लिखना, नॉन उधार वाला देखना है, नॉन उधार वाला। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों ले लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और टोटल इनकम में कौन सा लिया? रेवेन्यू रिसीट लिया, और कैपिटल रिसीट का नॉन डेट क्रिएटिंग कंपोनेंट लिया, सारा कंपोनेंट नहीं लिया। तो ये पहला फॉर्मूला बन जाता है आपका फिस्कल डेफिसिट का। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो, मतलब या नहीं, याद तीनों रखने हैं, याद तीनों रखने हैं, पर एक फॉर्मूला यहां बन गया, या फिर जो आपकी बुक में दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसको ऐसा भी तो कह सकते हो। देखो अगर रिसीट, देखो रिसीट, रिसीट में हम क्या नहीं लेते सर? ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो मैंने बोल दिया नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट ले लो। या फिर आप ऐसा बोल दो कि रिसीट सारा ले लो, बस बोरोइंग मत लो, या लोन टेकन या बोरिंग जो भी आप कहना चाहते हो। रिसीट में सब कुछ तो ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे? लोन वाला पार्ट या डेट वाला पार्ट नहीं ले रहे। तो एक्चुअल में ना जो दूसरा फॉर्मूला आपकी बुक्स के अंदर मेंशन होता है फिस्कल डेफिसिट का, वो ये होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर तो एज इट इज आपने लिख लिया, वो तो है ही है, टोटल एक्सपेंडिचर तो एज इट इज। और जब हम बात करेंगे दोस्तों टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम के अंदर हम रिसीट सारी लेंगे एक्सेप्ट द लोन टेकन या फिर एक्सेप्ट बोरोइंग्स। तो दूसरा जो फॉर्मूला बन जाता है
वो बन जाता है टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, उधार को छोड़कर बाकी सारी रिसीट हम देख लेंगे तो वो इनकम के बराबर ही बनेगा। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट का, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स इंक्लूडिंग सॉरी एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स। दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरा फॉर्मूला और भी है, वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लेते हैं आपका खर्चा है 150 रुपए और आपकी इनकम है केवल और केवल 100 रुपए। अब मुझे बताओ, अगर सरकार का खर्चा है 150 रुपए और सरकार की कमाई है केवल 100 रुपए, तो ये 50 रुपया कहां से आएगा, ये 50 रुपीज कहां से आएगा? आप बोलोगे सर 50 रुपया सरकार को उधार लेना पड़ेगा, इट विल नीड टू बोरो दिस मनी, यस और नो? तो 50 रुपीज क्या है? बोरोइंग। और दरअसल में अगर आप इस फॉर्मूला को लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल इनकम माइनस कर रहे हो, वो क्या बनता है सर? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। ये तो अभी देखा हमने, ये देखो, ये किसके बराबर बना? ये बना फिस्कल डेफिसिट के बराबर। और ये फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर है? ये तो उधार के बराबर ही है। तो फिस्कल डेफिसिट और कुछ नहीं होता, ये बोरोइंग ही होता है। ठीक है ना? तो ये तीसरा फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट और कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू बोरोइंग ओनली। ठीक है, तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया। तो ये तीनों फॉर्मूलेज आपकी बुक में हैं। यूपीएससी में तीनों में से 2 फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। ये हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आपको जो एक और चौथा डेफिसिट पता होना चाहिए, वी कॉल इट एज प्राइमरी डेफिसिट। इसको समझेंगे। देखो, जैसे मान लेते हैं मैं मान लो फाइनेंस मिनिस्टर बन गया एक दिन के लिए, ठीक है? तो या एक दिन के लिए छोड़ो, मतलब पूरे टाइम के लिए बन जाते हैं। हाँ, मान लेते हैं मैं आपका फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, ठीक है? अब अगर मेरे सामने लोग बोलेंगे कि भाई देखो आपका फिस्कल डेफिसिट कितना ज्यादा है। क्या था फिस्कल डेफिसिट? अभी डिस्कस किया ना, कितना आपका कमी कितने की है, कितना घाटा कितना है, मतलब आपको कितना पैसा उधार लेना पड़ रहा है, राइट? अब सरकार को लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे भाई देखो कितना उधार ले रहे हो आप ढंग से चीजें मैनेज कर ही नहीं रहे, तभी तो उधार ले रहे हो। आपकी कमाई बहुत ही कम है और आपके खर्चे बहुत ज्यादा है, तभी तो आपका डेफिसिट इतना ज्यादा है। पर मैं एज अ सरकार क्या बोलूंगा? एज अ सरकार मैं बोलूंगा कि भाई देखो, मुझे ना बहुत सारे पुराने जो लोन ले रखे हैं उन सब के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। आप सोचो ना, हमारी सरकार कौन है? भारत सरकार। 1947 से लेकर अभी तक हमारी भारत सरकार ही है। इसमें कोई मोदी सरकार नहीं है, कोई नेहरू सरकार नहीं है, कोई मनमोहन सरकार नहीं है, सरकार भारत सरकार है। तो चाहे लोन किसी ने भी लिया किसी ने नहीं लिया, वो सारा कर्जा या सारा इंटरेस्ट पेमेंट कौन करेगा? जो आज की भारत सरकार है। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आपको यह देखना हो कि आपकी वजह से कितना घाटा हुआ है, तो वो मुझे फिस्कल डेफिसिट नहीं बता पाएगा, क्योंकि भाई इससे पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले से पिछले साल, उससे 10 साल पहले बहुत सारे लोन लिए गए होंगे। उन लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करना आज की सरकार की जिम्मेदारी है। तो अगर मुझे जानना है कि आपकी सरकार, जो आज वाली सरकार है, वो कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या वो फिस्कल डेफिसिट देखेगा? नहीं, फिस्कल डेफिसिट तो पुरानी चीजों को भी देख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पेमेंट हम आज ही कर रहे हैं। तो मैं ही उधार दे रहा हूं, मैं ही अपने इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूं पुराने लोन्स के ऊपर। तो अगर ये जानना है ना कि आपने कितना काम किया, आपने अपने खर्चों को सही ढंग से मैनेज किया या नहीं किया, तो उसके लिए जो भी पुराने लोन्स लिए गए हैं पास्ट के अंदर, उनके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट आप हटाओगे,
तो मौजूदा सरकार की या मौजूदा साल की परफॉर्मेंस आपको पता लग पाएगी। सो दैट इज वाई वी मस्ट फाइंड प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होगा, आप क्या करेंगे, फिस्कल डेफिसिट में से जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है ऑन प्रीवियस बोरोइंग, उसको आप माइनस कर दोगे। जो भी पुराने उधार हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट को आप माइनस कर दो। तो आपको क्या पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि मौजूदा साल का कितना घाटा है, ऐसा कितना घाटा है जो इस साल की नीतियों की वजह से हुआ है। क्योंकि देखो घाटा तो है, पर घाटा कुछ इस साल की नीतियों की वजह से होगा, कुछ पुरानी सरकार या पुराने सालों की नीतियों की वजह से होगा। तो जब हमने फिस्कल डेफिसिट देखा हमें पूरा का पूरा घाटा पता लगा, पर मैंने कहा मुझे सिर्फ ये जानना है कि इस साल की नीतियों की वजह से कितना घाटा हुआ। तो वो कैसे निकालेंगे, पुराने जितने भी बोरोइंग्स थे उनके इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो फिस्कल डेफिसिट में से, तो अब जो घाटा बचेगा वो प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा, और इससे हम सरकार की मौजूदा परफॉर्मेंस को जज कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, वी विल बी एबल टू जज current performance of the government. We will be able to judge the current performance of the government. सरकार की आज की मतलब इस साल की नीति किस तरह की है, किस तरह की वो कितनी सक्सेसफुल रही, उसको हम यहाँ पे एक आइडिया ले पाएंगे। तो ये 4 तरह के डेफिसिट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड आपका फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आज हमारे इस गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर से हमें समझनी थी कि किस किस तरह से हम खर्चा करते हैं, कहाँ से कमाई होती है, कैसे उनको यहाँ पे चीजें मैनेज करी जाती हैं, एंड कहाँ कहाँ पे सरकार उनको कैटेगराइज करती है। ठीक है, ये फंडामेंटल्स अगर हमारे रेडी होंगे तो सरकार आगे जाके कहीं पर भी कुछ भी खर्चा करने की कोशिश करेगी तो हमें पता लग जाएगा कि ये कौन से कंपोनेंट में आएगा, क्या कैपिटल सीट में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू सीट या और कहाँ पे, एंड उसके बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे ये अलग अलग चीजें यहाँ पे डिसाइफर कर पाएंगे कि किस किस प्रकार का यहाँ पे डेफिसिट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। इसी तरह से दोस्तों आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच।